जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग पेपर आज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया होगा। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी CHSL 2024 के लिए 3 जुलाई सेकेंड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या है, जीके जीएस के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा जो आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए और हमें मिल पाए हैं। तो आप लोग पेपर देख के अगर आए हैं तो आप लोग इन प्रश्नों के अलावा भी और प्रश्न मालूम तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और ठीक है, और दोस्तों आपको पेपर जो अभी तक नहीं हुआ तो आप लोग क्या है सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस करना है तो आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट को। उसमें क्या है सभी पेपर का एनालिसिस जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है। तो ये जो है वीडियो को लंबा ना करते वीडियो करते स्टार्ट हम और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न पूछा हुआ था किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर आपको हो जाए क्या, कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या है, बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम इसमें फैक्ट के बारे में। देखिए आपका जो फैक्ट है, कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसकी कुछ मुख्य धाराएं तिब्बत में नेपाल की सीमा से आगे बढ़ती हैं और बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह नदी भयंकर बाढ़ लाने और बार बार दिशा परिवर्तन के लिए कुख्यात है यानी जानी जाती है, जिसके कारण बिहार को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। इसके चलते कोसी नदी को क्या है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप समझ इसको बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है इसमें बहुत ही हानि वगैरह हो जाती है। तो बात करें बंगाल का दुख यानी शोक नदी कौन सी है, तो क्या है दामोदर नदी हो जाएगी। इसका सही जवाब पूछ लिया आपसे अगले शिफ्ट में कि बंगाल का शोक नदी कौन सी है, तो आपका दामोदर नदी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और पूछ सकता है कि उड़ीसा की दुख या शोक नदी कौन सी है, तो आपका महानदी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऐसे पूछ ले कि उड़ीसा का दुख नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना ब्रह्मपुत्र जो है इसका बिल्कुल आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तो आप लोग इन फैक्ट को जरूर सब पढ़ लीजिए समझ लीजिए। ठीक है, फिर आपके लिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है। शायद आपके प्रश्न कुछ घुमा के पूछा हो, लेकिन आपको जो प्रश्न है इसी तरह पूछा हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका संसद का प्रावधान से क्या आपका अनुच्छेद ये है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें फैक्ट के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि संघ के लोग एक संसद होगी, मतलब संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा या उच्च सदन और लोकसभा या निचला सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जाना जाएगा। फिर आइए बात करते हैं और फैक्ट के बारे में। तो आपका जो है संसद जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका पर संसद का वित्तीय नियंत्रण होता है और इसे करों को बढ़ाने का एकमात्र अधिकार है किसके पास, कार्यपालिका कर। ठीक है, फिर बात करें इसमें हम दोस्तों हमारा क्या इतने फैक्ट इसमें थे। दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न जो है लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः कौन से अनुच्छेद से संबंधित, तो इसको 2 अनुच्छेद दिया होगा। जिन दोस्तों ने क्या है अनुच्छेद 81 और 80 को टिक किया होगा उनको बिल्कुल ही सही जवाब होगा। दोस्तों आप क्या है 80 और 81 भी दिया होगा, लेकिन आपको टिक किस में करना है 81 और 80 में, क्योंकि पहले आपसे क्या पूछ रहा है लोकसभा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को जो है लाइक नहीं किया, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो को बनाते हैं ढूंढ के। ठीक है, ढूंढने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एक घंटी होती है ना उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो और किसी भी एग्जाम का एनालिसिस करना हो या तैयारी करना हो ऑल एसएससी एग्जाम की, आप लोगों को यही पास कराई जाएगा। जीके जिसकी जिम्मेदारी मैं आप लोगों को लेता हूं। दोस्तों मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से कम हर शिफ्ट में जो है 10 से 15 प्रश्न मिल जा रहे हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो देखना तो आप लोग उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वही वीडियो को लंबा ना करते बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न जो आपका है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है 2024 में। ठीक है, तो वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक बात करते हैं दोस्तों इसमें हम फैक्ट के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार ने डॉक्टर वेंकट रमण आनंद नागेश्वरन को जनवरी 2022 में
अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEO नियुक्त किया है। भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नहीं ए है, ठीक है, के रूप में जाने वाला एक पद उस सरकार में एक सचिव के बराबर होता है। ठीक है, ये पद जो है दोस्तों क्या है, सरकार में सचिव के बराबर होता है। फिर ये बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो आपका है, अलरमेल वैली को खालिस्तान नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, इसको क्या हमने आपको कराया हुआ था, आपको बताए थे हमने इसके बारे में। ठीक है, इन दोस्तों ने वीडियो देखी उसको कहेगा वाह मज़ा आ गया पढ़ के। ठीक है, फिर आपका है भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक मुख्य रूप है जिसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, फिर आपकी बात करें तो भरतनाट्यम सैद्धांतिक नींव प्रदर्शन कला के प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्यशास्त्र में पाई जाती है। दोस्तों बात करें नाट्यशास्त्र का रचयिता कौन है, तो आपके क्या है भरत मुनि जो है, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आपसे पूछा हुआ भी था। ठीक है, फिर आपके लिए है संग्रह चूड़ामणि। ठीक है, संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन, आप लोग को ये बताना है। संग्रह चूड़ामणि तो गोविंदाचार्य जो है इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हो जाएंगे आपके संग्रह चूड़ामणि के। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं कि हम देखते हैं इसमें हम फैक्ट के बारे में। दोस्तों में क्या है, फैक्ट जो है नहीं मिल पाया है। तो आपके लिए अगला प्रश्न पूछा हुआ था, भारत में डिजिटल भुगतान की शुरुआत किसने की थी। तो क्या कह रहे हैं, डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन ERUPI, ठीक है, ERUPI को बनाया गया था। ठीक है, डिजिटल के लिए, जिसको क्या है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, आपसे अगर पूछा तो क्या है तो ERUPI हो जाएगा, और पूछा किससे शुरुआत की है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है। तो आपका 946 जो है इसका लिंगानुपात हो जाएगा। और इस प्रश्न को भी हम दोस्तों क्या आपको कराया था, बार बार बोले थे कि आप लोग क्या है जनगणना दोस्तों पढ़ लीजिए, अभी आपके पास मौका है। ठीक है, क्योंकि आपको SSC किसी भी एग्जाम में जनगणना से एक प्रश्न आना लगभग तय है। तो बात करें इसमें फैक्ट के बारे में, तो लक्षद्वीप में लिंगानुपात 946 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए है। ठीक है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 940 के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। 2001 में लक्षद्वीप में महिला लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 948 था। ठीक है, अगर पूछ ले शायद 2001 का भी पूछ सकता है, आपको बता रहे हैं इसलिए। फिर आपके लिए है लिंगानुपात के अनुसार लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर है। साक्षरता दर के लिए अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे अधिक प्रतिशत है। ये क्या आपके लिए फैक्ट हो गया है। फिर ये बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला जो आपका है, पाल वंश का कौन सा शासक कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो सही जवाब का जो हो जाएगा धर्मपाल ने क्या जो है कर लिया था। बात करें फैक्ट के, तो धर्मपाल 1769 से 1815 ईस्वी, ठीक है, उसने कन्नौज बिहार बंगाल को अपने अधिकार कर लिया। उसने क्या है कन्नौज को भी कर लिया, बिहार को भी कर लिया और बंगाल को भी क्या जो अपना अधीन कर लिया था। आप साथ पूछ ले अगले शिफ्ट में कि बंगाल पर किसने किया था, तो आप लोग याद रखना धर्मपाल। फिर आपके लिए एक फैक्ट ये भी है, और देखिए और अब क्या फैक्ट है, उसने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। कई मठों ने नालंदा विश्वविद्यालय का भी जोड़ीदार किया। वे एक दृढ़ बौद्ध थे। ठीक है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका है पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। ठीक है, अंतिम नहीं, हाँ अंतिम ही है। ठीक है, फिर देखिए आपके लिए अगला है, कह रहे हैं व्हेन वाज अल्टीमेट खो खो स्टार्ट 2000। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आप पूछ रहा है कि खो खो के जो अल्टीमेट लीग है वो कब स्टार्ट हुई है। तो क्या दोस्तों आपके 2022 में जो है ये लीग स्टार्ट हुई है। कह रहे हैं अल्टीमेट खो खो 2022 में शुरू होने वाली एक भारतीय फ्रेंचाइजी आधारित खो खो लीग है। इसे डाबर द्वारा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से होस्ट किया जाता है।
तो ये आपके लिए क्या दोस्तों फैक्ट हो गया। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है व्यंपत्ति चिन्ह सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी। दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया होगा, तो उसमें भी क्या आपको एक कुचिपुड़ी से आया हुआ था कि कुचिपुड़ी मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य वगैरह है। ठीक है, तो आपके दोस्तों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। बात करें इसमें फैक्ट, तो 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जन्मे। ठीक है, ये क्या है व्यंपत्ति चिन्ह सत्यम। फिर बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति उसी स्थान पर हुई थी। चिन्ह सत्यम ने दुनिया भर में अद्वितीय नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो सही जवाब का हो जाएगा मंगल ग्रह को क्या है लाल ग्रह भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें हम फैक्ट। कह रहे हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद लोहे के खनिजों में ऑक्सीकरण या जंग लग जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिससे मिट्टी और वातावरण लाल रंग की दिखाई देती हैं। पृथ्वी की कक्षा के बाहर मंगल ग्रह जो है मतलब ग्रह मंगल जो है घूमता है पृथ्वी के बाहरी कक्षा में। ठीक है, कह रहे हैं मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग भी याद रखना। फिर आपके लिए है कि 2011 की जनगणना, ये भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये क्या दोस्तों आपकी जो है 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। बात करें इसमें फैक्ट आपका, तो जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं और जनगणना आज़ादी के बाद जो है 7वीं थी। आपसे कुल पूछ लें तो क्या है उसकी 15वीं थी और कुछ आज़ादी के बाद तो क्या आपकी है 7वीं जनगणना थी। फिर आगे बात करते हैं आपके लिए फैक्ट इसमें और, तो यह जनगणना जो है 2 चरणों में की गई थी जो निम्न अनुसार है। घर की सूची है देखते हैं इसमें। ठीक है, तो बात करेंगे देखिए कह रहे हैं पहला चरण देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। जनसंख्या गणना आइए देखते हैं। तो आपका है जो दूसरा चरण है 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ और 28 फरवरी 2011 तक जारी रहा। ठीक है, लगभग इसमें 20 से 22 दिन लगे, 20 दिन लगभग। ठीक है, फिर आपके लिए था एक प्रश्न है हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है। तो सही जवाब का हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या इस सॉफ्टवेयर को जो है लॉन्च किया है फास्टर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम क्या है अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपका है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 54 पैरा एथलीटों ने क्या है जो इसमें भाग लिया था। आइए देखते हैं इसमें भी फैक्ट के बारे में। तो देखिए फैक्ट आपका कह रहा है टोक्यो 2022 ओलंपिक में भारत से 125 एथलीटों की टीम गई थी जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय ओलंपिक दल है। ठीक है दोस्तों, ये टोक्यो ओलंपिक की बात करूँ क्या दोस्तों का पैरा ओलंपिक था। तो दोस्तों हमने क्या है ये इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। आपको वीडियो जो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए व पेपर एनालिसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पास क्या है सभी एसएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बार का आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करिए कि आप लोग वीडियो जो है कैसी लगी। दोस्तों आपको बता दें आप लोग पेपर देख के आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इन प्रश्नों के अलावा भी जो प्रश्न मालूम है आप लोग उस प्रश्न को कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं हैं तो सब लोग कमेंट वगैरह कर दीजिए करिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।